अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। 9 मई करने वाले इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। 9 मई करने और कराने वालों को सजा देना पड़ेगी। 9 मई सिर्फ फौज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा 9 मई की हकीकत यह है कि सियासी टोला शय मिलने पर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ा। नौजवानों को वर्गलाकर फौज और एजेंसियों के खिलाफ उनमें जहर घोला गया। 9 मई वाक़यात के नाकाबिले तरदीद सबूत अवाम के सामने हैं। कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर वाक़यात की तह तक जाया जाए। कमीशन PTV और पार्लियामेंट पर हमले के मुहर्रिकात का भी पता चलाए। इंतशारी टोला सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों तक जाते हैं। हमने अफगान अबूरी हुकूमत को ठोस शवाहिद पेश किए, ताहाल वहां से कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत खारजा की जानिब से बारहा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा चुका। आर्मी चीफ इस हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कलअदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनागाहों और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क खत्म करने और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा। पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि चंद माह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार अमन आमा खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम की राह में आहनी दीवार हैं। दहशतगर्दी की नाकाम कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाबी से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना रही है। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश बमबार अफगान शहरी था। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून की कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हम मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं और इनकी सियासी, कानूनी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में निहत्ते और मासूम शहरियों को कत्ल किया। DGISPR का कहना है कि रवा साल भारत की जानिब से मुतअद्दिद बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। LOC पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत भारत के मज़मूम अज़ाइम से भी बखूबी आगाह है। पाक फौज मकबूजा कश्मीर और गजा में निहत्ते और मासूम शहरियों की काबिज अफवाज के हाथों कत्लेआम की शदीद मजम्मत करती है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस के खत पर आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क, कहा कत्ल करना मुदाखलत और तौहीन अदालत से ज्यादा बुरा अमल है। आज हुक्म दें कि कत्ल करना बंद करें, क्या हमारे कहने से कत्ल होना रुक जाएंगे? बात यह है कि हम मसले से निमटते कैसे हैं। यहाँ पर एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला। कमिश्नर के झूठ को सब मीडिया ने चलाया। जजा सजा को छोड़ें, सच बोलना शुरू करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हावी हैं, इसीलिए लाइव समाअत कर रहे हैं ताकि सब देख लें। हमने सच बोलने से इस कदर खौफजदा क्यों हैं? अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। ये 6 जजेस का खत नहीं, एक अमल की निशानदही है जो ना धड़ना फैसले से
ختم ہوا نہ کسی اور اقدام سے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، کہا کہ 6 ججز نے خط میں لکھا کہ مداخلت کا عمل جاری ہے، ججز کو تنقید کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ تنقید اور تصدیق میں فرق ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ بار نے اپنی تجاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی، موقف اپنایا، عدلیہ میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ججز نے خط میں گزشتہ سال کے واقعات کا ذکر کیا۔ خط میڈیا میں لیک ہونا بھی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ جج کو کوئی شکایت ہو تو اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کرے، متعلقہ چیف جسٹس کارروائی نہ کرے تو سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا جائے۔ کراچی بار نے مداخلت رپورٹ کرنے کے لیے خصوصی سیل کے قیام کی تجویز دے دی۔ جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی کی بھی اپنے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی سفارش۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر کہا، بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جسٹس بابر ستار کی جانب سے معاملہ اٹھانے پر عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ جسٹس بابر ستار کی امریکی شہریت سے متعلق سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی تھی۔ سعودی وفد نے دورہ پاکستان پر بے حد اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے سعودی کمپنیوں نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا جائزہ لیا، بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہوئیں، سعودی سرمایہ کاروں کا گرم جوشی کا اظہار فخر کا باعث ہے۔ سعودی وفد کی کابینہ ارکان کی تعریف سے دل باغ باغ ہو گیا، سب نے مل کر بہترین کاوشیں کی۔ سعودی وفد کے دورے کو کامیاب بنانے پر کابینہ ارکان اور متعلقہ اداروں کو مبارکباد۔ جو سعودی ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا تھا اور بڑے اچھے مذاکرات ہوئے بٹوین بزنس ٹو بزنس۔ پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارے معاشی اہداف ہیں وہ سب صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ کرنسی الحمدللہ سٹیبل ہے۔ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح سے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ملک ٹیکس دینے سے ہی چل سکتے ہیں۔ 10,000 موبائل کا بل دینے والا ٹیکس کیوں نہیں دے سکتا؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا تنخواہ دار طبقے پر 50,000 سے ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم صرف ایک طبقے پر ٹیکس لاگو کر دیں۔ سعودی وفد کے ساتھ گفتگو مثبت رہی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت اسٹرکچرل ریفارمز لا رہی ہے، معیشت کا دار و مدار سیاسی استحکام پر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے پینشن کا بوجھ کم کرنا اور ریٹائرمنٹ کی مدت بڑھانا زیر غور ہیں۔ اگر ہماری معیشت ٹھیک ہے، ہماری اکانومی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہر چیز ٹھیک ہوگی۔ اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اکنامک سٹیبلٹی سے جڑے ہوئے ہیں دونوں چیزیں۔